हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एफटी टेस्ट 3 को, जो कि 17/12/22 को हुआ था और इसका कोड है ई। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस था ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रियाएं तथा विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन 4 टॉपिक्स के क्वेश्चंस इस पेपर में हैं जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में कौन सा एक गहन गुणधर्म है? तो गहन गुणधर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ के मास पर डिपेंड नहीं करते। तो इसमें आपका आंसर होगा पहला, प्रेशर, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड करती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expanded reversibly from 5 liter to 20 liter at 27 degrees Celsius, तो वर्क डन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस विल बी। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल आदर्श गैस उत्क्रमणीय रूप से रिवर्सिबली 5 से 10 लीटर तक प्रसारित होती है, तो प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, जहां V2 फाइनल वॉल्यूम है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है। तो अब यहां पर n की वैल्यू दी हुई है 1, R के टर्म में आंसर है। टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन, ln 20/5, तो ये हो गया 4। तो आपका आंसर आ गया -300 R ln 4। दैट इज चौथा आंसर, फोर्थ आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0 फॉर। किसकी मानक संभवन एंथैल्पी 0 होती है? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कब होती है? जब एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, मानक अवस्था में होता है। और मानक अवस्था ब्रोमीन की द्रव है, क्लोरीन की गैस है, सल्फर रोम्बिक और फास्फोरस व्हाइट। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ब्रोमीन लिक्विड, ये अपनी मानक अवस्था में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है बेटा कि ए से बी डेल्टा एच का मान -x किलो जूल, बी से सी डेल्टा एच का मान -y किलो जूल पर मोल, तो 2A से C विल बी क्या होगा? A से B के लिए डेल्टा H -x किलो जूल है, B से C के लिए डेल्टा H -y किलो जूल है पर मोल, तो 2A से C के लिए डेल्टा H होगा। A से B डेल्टा H का मान दिया हुआ है -x, B से C डेल्टा H का मान दिया हुआ है वैल्यू दी हुई है -y। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़े, ऐड करें, तो ये B से B कैंसिल हो गया, इक्वेशन आ गई A to C
और डेल्टा एच इसके लिए हो गया -x - y, that is equal to -x + y। अब क्योंकि आपको इक्वेशन दी गई है 2a से 2c, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी -2x + y, अर्थात हमारा आंसर हो गया 4, चौथा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन 3a + 4b गैस गिव्स 4c गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी। 27 डिग्री सेल्सियस पर 3a गैस + 4b गैस c गैस के लिए डेल्टा एच तथा डेल्टा यू में अंतर होगा। तो जैसा कि हमको मालूम है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का अंतर होगा डेल्टा एन जी आर टी के बराबर, और यहां पे डेल्टा एन जी हो गया moles of the gaseous product minus moles of the gaseous reactant, that is 1 - 7 is equal to -6। तो ये is equal to हो गया -6 R, और T की वैल्यू हो गई 27 + 273 300, that is equal to -1800 R। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टम एब्जॉर्ब 10 जूल हीट एंड डज 5 जूल वर्क, तो इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम विल बी। एक निकाय 10 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तथा 5 जूल कार्य करता है, तो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू होता है Q + W। Q + W। अब यहां पे बोला गया है कि सिस्टम 10 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो Q पॉजिटिव है, एंड डज 5 जूल वर्क, 5 जूल वर्क कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, और वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव होता है। तो ये हो गया 10 + -5 इज इक्वल टू 5 जूल। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है 1 मोल of an ideal gas expanded from 5 liter to 50 liter at 27 degree Celsius, तो एंट्रोपी चेंज विल बी, एंट्रोपी चेंज 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल आदर्श गैस 5 लीटर से 50 लीटर तक प्रसारित की जाती है, एंट्रोपी परिवर्तन होगा। तो आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू N CV ln
T2 upon T1 plus NR ln V2 upon V1। अब चूंकि यहां टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T2 इज इक्वल टू T1 होगा, देयरफॉर डेल्टा S इज इक्वल टू NR ln V2 upon V1 फाइनल अपॉन इनिशियल। N की वैल्यू देखो दी हुई है 1, R ln फाइनल वॉल्यूम है 50 लीटर, इनिशियल है 5, ये हो गया 10, तो आपका आंसर आ गया R ln 10, दैट इज सेकेंड आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा जी फॉर कन्वर्जन ऑफ ए गैस टू बी गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, its Kp for the given equilibrium is 10 to the power minus 4। 27 डिग्री सेल्सियस रूपांतरण पर ए बी में परिवर्तित हो रहा है, डेल्टा जी है। यदि साम्य के लिए Kp का मान 10 टू दी पावर माइनस 4 हो, तो डेल्टा जी नॉट हमें मालूम है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस 2.303 RT log ऑफ Kp। अब यहां पे टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन, और Kp की वैल्यू दी हुई है 10 टू दी पावर माइनस 4। तो पुट दिस वैल्यू हेयर, माइनस 2.303 R इंटू टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन लॉग ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 4। तो ये हो गया 4 log 10 इंटू 300 इंटू 2.303 R। 4 log 10 is equal to 4 into 300 into 2.303 R। तो आपका आंसर हो गया 1200 into 2.303 R जूल। और R की वैल्यू अगर हम जूल में पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 1200 इंटू 2.303 इंटू 8.314 जूल। तो आपका आंसर आया थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहां पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमंग द फॉलोइंग which condition of delta S and delta H a process will be spontaneous या always spontaneous, हमेशा spontaneous होगा। निम्नलिखित में से डेल्टा S और डेल्टा H की कौन सी परिस्थितियों के लिए एक प्रक्रम सदैव स्वतः होगा? तो जैसा हमें मालूम है डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा G की वैल्यू होती है नेगेटिव। अब अगर डेल्टा H निगेटिव होगा
और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी। तो अब इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए? डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस आयन इज। H2PO4 माइनस आयन का संयुग्मी क्षार है। तो कंजुगेट बेस क्या होते हैं? किसी भी एसिड से एक H+ आयन रिलीज होने के बाद जो स्पीशीज बनती है that is regarded as conjugate base of the given acid. तो H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, इससे यदि हम एक H+ निकालें तो बनेगा HPO4 माइनस 2। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चों। यहां पे आपसे पूछा गया है करेक्ट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc एट 127 डिग्री सेल्सियस फॉर PCl5 गैस टू PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। 127 डिग्री सेल्सियस पर PCl3 गैस से PCl3 गैस और Cl2 गैस के लिए Kp तथा Kc के मध्य क्या संबंध है? तो हमें मालूम है कि Kp बराबर होता है Kc RT की घात डेल्टा Ng, और यहां पे डेल्टा Ng होगा उत्पादों के कुल मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के कुल मोलों की संख्या। उत्पाद के कुल मोल हो गए 1 और 2 और अभिकारक 1, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो Kp इज इक्वल टू हो गया Kc RT टू द पावर 1, दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है इफ फॉर ए होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन A gives B, equilibrium constant is K, then equilibrium constant for 3B to 3A will be। ठीक है, चलिए। एक समांगी गैस अभिक्रिया A से B के लिए साम्य स्थिरांक K है, तो 3B से 3A के लिए साम्य स्थिरांक होगा। चलो, A gives B, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K। तो B gives A के लिए साम्य स्थिरांक का मान होगा 1/K। अब चूंकि यहां पर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3B gives 3A, तो जब भी किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस कोफिशिएंट की पावर में आ जाता है। अर्थात इसका आंसर हो गया 1/K टू द पावर 3 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस बाय डिक्रीज ऑफ। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें और फैक्टर्स की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, या एक दो फैक्टर और हैं, मोड ऑफ राइटिंग रिएक्शन पे डिपेंड करती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम, प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती।
तो यहां पर आपसे बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है किस फैक्टर को डिक्रीज करने पर, तो हमारा आंसर होगा टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम अगर चेंज किया जाता है या प्रेशर चेंज किया जाता है या किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Kw फॉर वाटर एट T Kelvin इज 10 to the power minus 13, then pOH of pure water at given temperature will be। यदि T केल्विन ताप पर जल का Kw 10 की घात -13 हो तो दिए गए ताप पर शुद्ध जल का pOH होगा। Kw की वैल्यू 10 to the power -13 दी हुई है, 10 to the power -13, तो pKw इज इक्वल टू हो गया 13। अब किसी भी टेम्परेचर पर pH और pOH का सम pKw के बराबर होता है, इज इक्वल टू यहां पे 13 है, और प्योर वाटर में pH इज इक्वल टू pOH होता है, मान लो x है, तो ये x प्लस x 2x इज इक्वल टू हो गया 13, तो x की वैल्यू आ गई 13/2 दैट इज इक्वल टू 6.5। तो pOH इज इक्वल टू, pH बोल दो या pOH बोल दो, इज 6.5, आंसर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। पूछा गया है aqueous solution of which salt involves anionic hydrolysis, किस लवण के जलीय विलयन में ऋणायनी जल अपघटन होता है। तो हमें मालूम है NaCl salt of strong acid strong base, CH3CONa salt of weak acid strong base, K2SO4 salt of strong acid strong base, KNO3 salt of strong acid strong base। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में, तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड, CH3CONa। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है 50 एम्पियर करंट is passed for 965 seconds to a copper sulfate solution, then mass of copper deposited at cathode, atomic weight of copper is 63.5। 50 एम्पियर करंट विद्युत धारा 965 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है कॉपर सल्फेट के विलयन में। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान है, कॉपर का परमाणु भार दिया हुआ है। तो अब फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू ZIT, और Z होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू IT, और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर इंटू 96,500 मल्टीप्लाइड बाई IT। अब कॉपर के लिए एटॉमिक वेट तुमको दिया हुआ है 63.5, I की वैल्यू है 50 एम्पियर इंटू 965 सेकेंड्स है, कॉपर का n फैक्टर यहां पर 2 है इंटू 96500,
तो ये आपका हो गया 100, 52 जा 100, तो ये आ गया 63 63.5 अपॉन 4, तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा आपका 15 पॉइंट समथिंग, दैट इज 15.87 सेकेंड आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल स्थिरांक का मात्रक है, तो सेल स्थिरांक होता है L अपॉन A, और L को हम लोग लेंगे सेंटीमीटर में और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट आपका आ गया सेंटीमीटर टू द पावर -1, अर्थात पहला उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फॉर ए सेल वर्क स्पॉन्टेनियसली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी करेक्ट। एक सेल के स्वतः कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। स्वतः, तो स्वतः के लिए हम लोगों को मालूम है कि डेल्टा जी का मान निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NF ऑफ द सेल। तो डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब ई ऑफ सेल पॉजिटिव होगा, और ई ऑफ सेल पॉजिटिव होने का मतलब ई ऑफ सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा, और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब डेल्टा जी ऑफ द सेल लेस देन 0। तो यहां पर आंसर हो गया डेल्टा जी लेस देन 0, ई ऑफ द सेल ग्रेटर देन 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.5 मोल ऑफ Al+3 आयन टू एल्यूमिनियम एटम। 0.5 मोल Al+3 आयनों को एल्यूमिनियम परमाणु में अपचयित करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा। तो जैसा कि हमें मालूम है इक्विवेलेंट वेट, equivalent weight of the substance is liberated by 1 Faraday। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 फैराडे से लिबरेट होता है, और इक्विवेलेंट वेट का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर is liberated by 1 Faraday, isn't it? और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हुआ, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हुआ 1 मोल, तो 1 मोल अपॉन n इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को लिबरेट करने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड है वो उसका n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 फैराडे होता है। तो हाफ मोल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ मोल के लिए हाफ इंटू n फैक्टर एल्युमिनियम का 3 इंटू 1 फैराडे, दैट इज इक्वल टू 1.5 फैराडे। तो यहां पर आंसर हो गया 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन फॉर 10 आवर्स, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू सॉल्यूशन इज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। यदि 1 विलियन से 5 एम्पियर विद्युत धारा
10 घंटे तक प्रवाहित की जाती है तो विलयन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब धारा की अगर हम लोग बात करें, करंट की बात करें, चार्ज Q इज इक्वल टू होता है I मल्टीप्लाइड बाई T, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60। टाइम को सेकेंड्स में, तो ये बराबर आपका आ गया 5 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 कूलम। अब हमें मालूम है कि 96,500 कूलम चार्ज होता है 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का। देयरफॉर 5 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 कूलम चार्ज होगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 96,500 कूलम, इतने इलेक्ट्रॉन्स का। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर हमारा हो गया सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेसेस। रुद्धोष्म प्रकार के लिए मोलर ऊष्माधारिता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए मोलर ऊष्माधारिता है। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होती है dq अपॉन ndt। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, dq इज इक्वल टू हो गया 0। तो dq अपॉन ndt इज ऑल्सो 0, आंसर सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ HCl एंड 0.05 मोल ऑफ NaOH विल बी। 1 मोल HCl और 0.05 मोल NaOH की उदासीनीकरण अभिक्रिया की एंथैल्पी होगी। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है किसी भी अम्ल तथा क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के पूर्ण उदासीनीकरण पर। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड on complete neutralization of 1 gram equivalent of an acid and base is called as enthalpy of neutralization। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये वैल्यू होती है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू 57 किलो जूल। अब यहां पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और दोनों का एन फैक्टर 1 है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोल। NaOH क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया
NaOH, 1 into 0.05, that is equal to 0.05. और 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट HCl को न्यूट्रलाइज करेगा. Therefore, heat released will be delta H of the reaction will be 0.05 minus into minus 57.1. तो ये तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा माइनस 2.86 किलो जूल. दैट इज सेकेंड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाफ H2 गैस H गैस में चेंज हो रहा है, डेल्टा H नॉट 217.5 किलो जूल पर मोल है. तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी, हाफ H2 H में चेंज होने के लिए डेल्टा H नॉट का ये दिया हुआ है, तो H2 की परमाणुीकरण एंथैल्पी होगी. डेल्टा H एटोमाइजेशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. दैट इज 1 मोल हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन एटम में ब्रेक करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको कहेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2. यहां पर हाफ मोल के लिए वैल्यू दी हुई है, हाफ H2 के लिए वैल्यू दी हुई है 217.5 किलो जूल. तो H2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 217.5 into 2, that is equal to 435 kilojoule. आंसर इज सेकेंड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज, which of the following change involves increase in entropy? किसमें एंट्रोपी बढ़ती है? किस परिवर्तन में एंट्रोपी बढ़ती है? तो एंट्रोपी पहला देखो दिया हुआ है, कंडेंसेशन ऑफ ब्रोमीन वेपर्स. मतलब वेपर फेज से आप लिक्विड फेज में चेंज कर रहे हो, और वेपर से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी घटती है. दूसरा दे रहे हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन. पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर सिंगल मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तीसरा दे रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बाइसल्फाइड. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बाइसल्फाइड NH4HS सॉलिड चेंज हो रहा है NH3 गैस प्लस H2S गैस. तो यहां पर सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी. थर्ड आंसर. चौथे की अगर बात करें तो बोला जा रहा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 गैस. तो रिएक्शन हम लोग ये लिखते हैं 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3. यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट H+ आयन कंसंट्रेशन. निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन में H+ आयन सांद्रता सबसे अधिक होगी?
H प्लस आयन सांद्रता सबसे अधिक। तो अब यहाँ पे देखो आंसर्स जो दिए हुए हैं, पहला एसिड है, दूसरा बेस है, तीसरा एसिड है, चौथा बेस है। तो अब तीसरे और चौथे को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो बेस हैं, और बेस में pH 7 से ज्यादा होगा। pH 7 से ज्यादा होने का मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा। अब बचते हैं दो, HCl और H2SO4, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिड्स के केस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है N into C molarity. N is the basicity of acid. Basicity of the acid. तो अब देखिए पहला आंसर N is equal to 1, C is equal to 0.1, 0.1। दूसरा आंसर तीसरे में अगर देखें N is equal to 2, C is equal to 0.01, तो आंसर होगा 0.02। तो पहला आंसर हो गया हाईएस्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है which among the following mixture can act as an acidic buffer? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अम्लीय बफर के रूप में कार्य कर सकता है? कैन एक्ट। तो एसिडिक बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर होते हैं सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड देयर कंजुगेट बेस, या आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब यहां देखो पहले दोनों तो एसिड हैं तो ये नहीं होगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो CH3COONA, salt of weak acid strong base, therefore reacts with HCl to give CH3COOH plus NaCl। ये मान लीजिए A मोल लिया गया, ये मान लीजिए B मोल लिया गया, एंड A इज ग्रेटर देन B, तो ये B मोल बन जाएगा, और ये A माइनस B मोल बचेगा एसिटिक एसिड लेफ्ट। तो वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन एसिडिक बफर होगा। तीसरे में अगर हम बात करते हैं तो वीक एसिड है और वीक बेस है, और रिएक्शन से अमोनियम एसीटेट बनेगा। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो दोनों बेस है, एक वीक बेस है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। कैन एक्ट, कैन बात हुई है, कैन एक्ट कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। The solubility of salt Ag3PO4 is S mole per liter than solubility product of Ag3PO4। यदि लवण Ag3PO4 की विलेयता S मोल प्रति लीटर है तो Ag3PO4 का विलेयता गुणनफल होगा Ag3PO4। इसकी सॉल्युबिलिटी हमें दी हुई है S मोल पर लीटर। ये डिसोशिएट होगा 3Ag प्लस
PO4 -3 में। तो 3s मोल पर लीटर ये बनेगा और s मोल पर लीटर ये बनेगा। नाउ KSP विल बी इक्वल टू concentration of Ag plus ion to the power 3 into concentration of PO4 -3 ion, that is equal to 3s to the power 3 into s। तो ये आ गया 27s to the power 4, पहला आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट Ag2CO3 KSP की वैल्यू ये इन an aqueous solution of 0.1 mAgNO3। 0.1 mAgNO3 के जलीय विलयन में लवण Ag2CO3 जिसका विलेयता गुणनफल यह है कि विलेयता होगी Ag2CO3। मान लो इसकी विलेयता है s मोल पर लीटर। ये डिसोशिएट होगा 2Ag प्लस CO3 -2 में। ये बनेगा 2s मोल पर लीटर, ये बनेगा s मोल पर लीटर। नाउ AgNO3 सॉल्यूशन है, जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 m। ये डिसोशिएट होगा Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन Ag प्लस में और NO3 माइनस में। इसका कंसंट्रेशन 0.1 m, इसका कंसंट्रेशन भी 0.1 m। तो नाउ इन सॉल्यूशन Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गया 2s प्लस 0.1। अब क्योंकि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो 2s इज वेरी मच लेस देन हेयर 2s is very much less than 0.1 m. Now KSP 8.1 into 10 to the power minus 12 is equal to Ag plus ion concentration 0.1 का होल स्क्वायर into S। Therefore, S is equal to 8.1 into 10 to the power minus 12 upon 0.1 का होल स्क्वायर, that is equal to 8.1 into 10 to the power minus 10 मोल पर लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। CrO5 में क्रोमियम परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। CrO5 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये है क्रोमियम परऑक्साइड, डबल बॉन्ड O,
तो इन 4 ऑक्सीजन एटम परऑक्सी बॉन्ड वाले -1 स्टेट में, ये -2 स्टेट में, तो इस पे चार्ज आप निकालोगे तो आएगा +6, तो आंसर हमारा हो गया +6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉन रेडॉक्स, निम्न में से कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो वो रिएक्शन जिसमें किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है वो रेडॉक्स होती है, और जिसमें किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता वो नॉन रेडॉक्स होती है या रेडॉक्स नहीं होती है। तो पहले में देखो, पहले में अगर हम बात करें मर्क्यूरस ऑक्साइड, मरकरी +2 अवस्था में है और ऑक्सीजन -2 में है। यहां पर मरकरी 0, ऑक्सीजन भी 0, रेडॉक्स है। दूसरी रिएक्शन देखें, मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस SnCl2 गिव्स, सॉरी मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस SnCl2 गिव्स Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड। यहां पर मरकरी +2 में है, टिन +2 में है, मरकरी +1 में हो गया, टिन +4 में हो गया, ये भी रेडॉक्स है। तीसरी में देखिए हाइड्रोजन का एडिशन, और यहां पर अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन निकालोगे नंबर -2 आएगा, और यहां पे निकालोगे -3 आएगा। हाइड्रोजन यहां 0 स्टेट में और यहां +1 स्टेट में रहेगा, तो ये भी रेडॉक्स है। चौथे में अगर बात करें तो देखो किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है, तो ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। पूछा गया है इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन द गिवन रिएक्शन इज, KMnO4 का तुल्यांकी भार दी हुई अभिक्रिया में। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो KMnO4 Mn+2 में चेंज हो रहा है। यहां पे क्रोमियम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहां पे +2, तो इसका N फैक्टर हो गया 5, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा m/5, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन टेट्राथायोनेट आयन ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। टेट्राथायोनेट आयन में +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले सल्फर परमाणुओं की संख्या है। तो टेट्राथायोनेट है S4O6-2, और इसका अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो वो ये है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो इसमें ये जो दो बीच वाले सल्फर एटम है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है और इन दो की +5 होती है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं जिसकी वजह से सल्फर पर +5 चार्ज आता है। तो यहां पर आंसर हो गया 0। +4 स्टेट में कोई भी सल्फर एटम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दर्शा सकता। तो असमानुपातन का मतलब होता है कि एक ही पदार्थ ऑक्सीकृत भी हो रहा हो, अपचयित भी हो रहा हो, और ऐसा तभी संभव होता है जब कोई तत्व अपनी न्यूनतम और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के मध्य होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एलिमेंट अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है तो टू गो इनटू हायर स्टेट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एंड टू गो इनटू लोअर स्टेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता है। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर क्लोरीन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। -1 स्टेट में क्लोरीन सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट, +7 में सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और -1 और +7 के बीच में अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है। पहले में आप देखेंगे तो क्लोरीन +1 स्टेट में है, दूसरे में क्लोरीन +3 स्टेट में है, तीसरे में क्लोरीन +5 स्टेट में है, और चौथे में +7 में है। तो इस कंडीशन में ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए जरूरी है कि एलिमेंट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल गिवन है, Pb गिव्स Pb+2, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, Cu+ से Cu दैट इज रिडक्शन, कैथोड। ये एनोड है, ये कैथोड है। सेल Pb गिव्स Pb+2 एनोड, Cu+ से Cu कैथोड। लेड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो व्हेन सेल इज गिवन देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन, तो उस केस में E ऑफ द सेल होता है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब E कैथोड तुमको क्या दिया हुआ है, E कैथोड 0.52, माइनस E एनोड क्या दिया हुआ है, -0.13, -0.13। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर आपका आ गया 0.65 वोल्ट पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इज इक्वल टू 10 इज। pH 10 पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा। अपचयन की बात हो रही है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हम लोग रिएक्शन लिखेंगे H+ + E
gives half H2. तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल को लिखोगे ERP इज इक्वल टू E नॉट RP. अब E नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 1 log of product concentration with proper powers. अब यहां प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस और स्टैंडर्ड कंडीशन में बात हो रही, तो स्टैंडर्ड गैस में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया जाता है 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM. तो ये हो गया 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, that is equal to minus 0.0591 upon 1 log 1 minus log of H plus आयन कंसंट्रेशन. और log 1 होता है 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस प्लस 0.0591 log of H प्लस आयन कंसंट्रेशन. और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.0591 into pH, because minus log of H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है pH. तो log of H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस pH. और pH दिया हुआ है 10, तो ये आ गया माइनस 0.0591 into 10, that is equal to 0.591. फर्स्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन फॉर E नॉट ऑफ सेल विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc among the given. निम्नलिखित में से E नॉट ऑफ सेल और सम स्थिरांक के मध्य में सही संबंध का चयन कीजिए. तो अब नस्ट इक्वेशन अगर बोलें तो नस्ट इक्वेशन होती है E ऑफ द सेल E of the cell is equal to E naught of the cell minus 2.303 RT upon NF log of Q. Reaction quotient. At equilibrium, E of cell is equal to 0. तो E नॉट ऑफ द सेल को लिखते हैं 2.303 RT upon NF log of Kc. 2.303 RT upon NF log of Kc. थर्ड आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा G नॉट फॉर द सेल रिएक्शन Cu plus 2 aqueous plus H2 gives Cu plus 2H plus
E naught of Cu plus 2 gives Cu is plus 0.34. ठीक है, सेल अभिक्रिया Cu plus 2 aqueous plus H2 गैस gives Cu solid plus 2H plus के लिए डेल्टा G नॉट है। चलो, स्टैंडर्ड कंडीशन में बात हो रही है और सेल रिएक्शन आपको दी हुई है Cu plus 2 aqueous plus H2 gives CuS plus 2H plus aqueous। तो यहां पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर कैथोड है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन एनोड है। तो E naught of the cell is equal to E cathode minus E naught of anode। That is equal to plus 0.34 minus standard हाइड्रोजन का 0, that is equal to plus 0.34 volt। Now delta G naught क्या होगा? Delta G naught will be equal to minus NF E naught of the cell। और यहां पर N की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया -2F into 0.34, that is equal to minus 0.68F। that is सेकेंड आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, which among the following substance has highest conductivity at 298.15? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की चालकता उच्चतम होगी? तो देखो, पहला आंसर दिया हुआ है सोडियम, दूसरा आंसर है प्योर वाटर, तीसरा आंसर है CO और चौथा आंसर है सिलिकॉन। जिसमें सोडियम मेटल है, प्योर वाटर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सिलिकॉन सेमी मेटल है एंड CO इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहां पर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी मेटल की, दैट इज आंसर इज सोडियम। और ऑर्डर होगा Na ग्रेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन सेमी मेटल है, ग्रेटर देन प्योर वाटर, ग्रेटर देन CO। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.5 मोल ऑफ Cr2O7 टू Cr+3। चलिए, Cr2O7 -2 चेंज हो रहा है Cr+3 में। यहां पे क्रोमियम +6 स्टेट में और +6 स्टेट में से +3 स्टेट में जा रहा है, तो इसका n फैक्टर हो गया 2 into 3, that is equal to 6, because n factor is the number of electrons lost or gained by 1 mole of the redox substance। तो यहां 1 मोल में 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम +6 से 2 क्रोमियम +3 में चेंज होंगे, तो टोटल चेंज 6 यूनिट का, तो n फैक्टर 6। अब अभी पिछले उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एल्युमिनियम +3 के रिडक्शन के लिए कितने फेराडे चाहिए? तो 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए फेराडे रिक्वायर्ड होते हैं n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1f। तो हाफ मोल के लिए हाफ इंटू n फैक्टर
इंटू 1 फैराडे, और ये हो गया हाफ, इसका n फैक्टर 6 इंटू, दैट इज इक्वल टू 3 फैराडे। फर्स्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के उपयोग से सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन। तो अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। तो मॉल्टन स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वेन एवर एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन, तो उस केस में प्रिफरेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे अगर बात की जाती है तो कैथोड पर प्रेफरेंशियली वो सब्सटेंस रिड्यूस होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है, और एनोड पर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो अब यहां पे बात करो सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये डिसोशिएट होगा तो 2Na प्लस SO4 माइनस 2। अब यहां पर अगर बात की जाए तो सोडियम आयन है, सल्फेट आयन है और वाटर है। कैथोड पर सोडियम आयन भी रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है और वाटर भी रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन रिड्यूस वो सब्सटेंस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो सोडियम के रिडक्शन कैथोडिक रिएक्शंस की अगर बात करें तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज एट कैथोड। There is 2 possibilities. Sodium ion has the tendency to reduce itself by gain of electron. और इसका E नॉट है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 2.71 वोल्ट, एंड वाटर is also has the tendency to reduce itself और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.83 वोल्ट। तो अब किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? वाटर का। तो कैथोड पर वाटर रिड्यूस होगा प्रेफरेंशियली और प्रोडक्ट आएगा हाइड्रोजन। प्रेफरेंशियल ये रिएक्शन होगी। इसी तरह एनोडिक रिएक्शन की अगर बात करें, एट एनोड सल्फेट्स हैज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ और रिएक्शन होती है गिव्स S2O8 minus 2 plus 2E। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल minus 2.7 volt, and water also has the tendency to oxidize itself और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है माइनस 1.23 वोल्ट।
तो वाटर हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो एट एनोड वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट आएगा ऑक्सीजन। तो यहां पर कैथोड पर बन रही है हाइड्रोजन और एनोड पर बन रही है ऑक्सीजन, देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीजेस, किस प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी घटती है। पहला देखो, सॉलिड से सॉलिड और गैस बन रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी। दूसरा, NH4 सॉलिड अमोनिया गैस और HCl गैस में चेंज हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी। तीसरा, N2O4 गैस 2NO2 गैस में चेंज हो रहा है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ेगी। चौथा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस 4 हैं, राइट साइड में नंबर ऑफ मोल गैसेस 2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, देयरफॉर आवर आंसर इज फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू आइसोबारिक वर्क। आइसोबारिक वर्क क्या होता है? P डेल्टा वी। दूसरा दे रहे हैं एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क। चलो, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क। तो आंसर हमारा हो गया सेकेंड। आइसोकोरिक में आप जानते हैं डेल्टा V 0 तो वर्क 0। आइसोथर्मल वर्क -2.303 RT log of nRT log of V2 upon V1। अगला चलते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ X2, Y2 एंड XY3 आर 60, 40 एंड 50 जूल पर केल्विन per mole respectively for the reaction half X2 plus 3/2 Y2 gives XY3, और डेल्टा H है -30 किलो जूल, तो टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो। ठीक, X2, Y2, XY3 की माइनर एंट्रोपीज दी हुई हैं 60, 40 और 50 जूल पर केल्विन पर मोल। हाफ X2 प्लस 3/2 Y2 XY3 डेल्टा H -30 किलो जूल के लिए अभिक्रिया किस ताप पर साम्य में होती है? तो पहली बात, साम्य पर हम जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और साम्य पर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 तो डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। अब देखो यहां पे डेल्टा H तो दिया हुआ है, डेल्टा S हमें निकालना है। और डेल्टा S क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, और एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट देखिए दी हुई है कितनी? 50 XY3 की, X2 की दी हुई है 60, Y2 की दी हुई है 40। तो अब ये हो गया रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखो, डेल्टा S इज इक्वल टू हाफ
सॉरी, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट में कितनी हो गई? 50, 50 माइनस हाफ इंटू एंट्रोपी ऑफ x2 की है 60 प्लस 3/2 इंटू एंट्रोपी ऑफ y2 40, 50 माइनस 30 माइनस 20 इंटू 360, तो ये आ गया -40। तो T इज इक्वल टू डेल्टा H। अब ये वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में है, और ये वैल्यू किलो जूल में है, तो इसको भी हमें जूल में रखना होगा। तो ये हो गया 30 इंटू 1000 अपॉन 40, दैट इज इक्वल टू 750 केल्विन। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हमको दी हुई है, N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H और N सिंगल बॉन्ड H की X, Y and Z respectively enthalpy change for the formation of 2 mole of ammonia. N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H के बंध वियोजन एंथैल्पी क्रमशः X, Y, Z हैं। 2 मोल अमोनिया के निर्माण के लिए डेल्टा H की वैल्यू ज्ञात करनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो 2 मोल अमोनिया के निर्माण के लिए हम लोग रिएक्शन लिखेंगे N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। या इसको मैं लिख दूं N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 इंटू H सिंगल बॉन्ड H प्लस गिव्स 2 N H H H, 6 NH बॉन्ड हो गए। तो अब यहां पर डेल्टा H जब बॉन्ड एनर्जी दी होती है तो उस टर्म में डेल्टा H इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी X प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी Y माइनस 6 NH बॉन्ड, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड Z। तो आंसर अपना हो गया X प्लस 3Y माइनस 6Z, दैट इज 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा एक सही नहीं है फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए? स्टेटमेंट पढ़िए जरा।
पहला बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन बोथ क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। दूसरा बोल रहे हैं बोथ द अपोजिंग प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम अकर एट सेम रेट। तीसरा बोल रहे हैं ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। चौथा बोल रहे हैं H2O सॉलिड गिव्स H2O लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब पूछा गया है हमसे गलत स्टेटमेंट। तो इक्विलिब्रियम की जब हम लोग बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड सिस्टम, नेवर इन ओपन सिस्टम। और इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के रेट सेम होते हैं। इक्विलिब्रियम पर जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, कंसंट्रेशन है। वाटर लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। यह भी कथन सही है, तो हमारा आंसर है पहला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A गैस प्लस B सॉलिड गिव्स 2C गैस। तो अब देखो यहां पर B सॉलिड है, इस अभिक्रिया के लिए A गैस B सॉलिड 2C, B सॉलिड। और कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर है इन्वॉल्व तो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग यूनिटी लेते हैं। तो अब यहां पर Kc को लिखा जाएगा, Kc विल बी इक्वल टू C के कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन A का कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ C to the power 2 upon active mass of A. That is answer is second. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, समांगी साम्य का उदाहरण है। तो अब साम्य आपने पढ़ा दो प्रकार के। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं रिएक्शन के बेसिस पर तो दो प्रकार के, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो होते हैं जिनमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट के होते हैं। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑफ सेम फिजिकल स्टेट, देन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। और अगर फिजिकल स्टेट सभी की सेम नहीं है तो उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में मेनली सॉलिड्स इन्वॉल्व हैं, या फिजिकल इक्विलिब्रियम है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर्स, राइट। तो अब यहां पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड CO2, हेट्रोजीनियस। वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड, हेट्रोजीनियस। H2 plus I2 gases, 2HI gas, homogeneous. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, वाटर लिक्विड, यहां भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट, तो हेट्रोजीनियस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc हैज नो यूनिट। तो Kc का यूनिट कब नहीं होता? जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन दी हुई है N1A gives N2B, तो इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं, Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्टिव मास ऑफ B to the power N2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ A to the power N1। यूनिट को लिखा जाता है मोल पर लीटर टू दी पावर N2 माइनस N1।
अब अगर N2 माइनस N1 की वैल्यू 0 है तो Kc का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब यहां पे देखो, पहले में N2 माइनस N1 1, दूसरे में N2 माइनस N1 0, तीसरे में N2 2 है, सॉलिड तो हम लोग लेते नहीं, ये 1 है, तीसरे में 2 1, तो आंसर हमारा सेकेंड। डेल्टा N 0, डेल्टा N 0, Kc हैज नो यूनिट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर which value of equilibrium constant reaction proceed almost to completion। almost to completion मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना, 99% कंप्लीटेड। तो अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम को हम लोग लिखते हैं के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू constant active mass of product to the power x upon active mass of reactant to the power y। और ये वैल्यू अगर 10 to the power 3 से ग्रेटर आ रही है तो हम ये बोलेंगे रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो आंसर इज 10 to the power 4। अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। पूछा गया है 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, वर्क डन इज इक्वल टू 10 मोल्स आदर्श गैस को निर्वात में स्वतः प्रसारित होती है। निर्वात, निर्वात का मतलब P एक्सटर्नल इज 0, और P एक्सटर्नल अगर 0 है तो क्या होगा? वर्क 0 होगा। तो बच्चों ये था आज लास्ट पेपर FT का, जो 17-12 को हुआ था, उस पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।